अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमेशा की तरह मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मैं चूँकि अक्सर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आगे ये पूछते हैं कि चोई साहब आपको कैसे ये सारे मामला जो है ना आप इतनी जो है तेज़ी से इन लोगों के नाम ले लेते हैं और किस तरह से जो है ना आप इन लोगों को जो है ना इनकी स्टोरियाँ बयान करते हैं। तो इसमें जो आपका ज़ाती एक्सपीरियंस है वो कभी हमसे शेयर करें। मैं अब इसका जवाब ये जो है ना मेरे पास कोई इस तरह का तो नहीं कि जो मैं आपको बयान कर दूं और आप उससे मुतमिन हो जाएं। एक बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन मैं आज आपको जो है ना अपना एक्सपीरियंस जो है ना इसका जो भी मेरे पास इस अंडरवर्ल्ड के लोगों के बारे में जो मेरे पास बातें, जो मालूमात, जो नॉलेज मेरे पास है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ना मैंने आप सबको एक मैसेज देने के लिए जो है ना एक मैंने प्रोग्राम तैयार किया है। इसका नाम मैंने रखा है टॉप 10। अब टॉप 10 का लफ्ज़ जहन में आते ही फौरी तौर पे बंदा ये सोचता है कि ये टॉप 10 जो है ना किसी जुर्म की दुनिया की जो है ना बात होने लगी है, क्योंकि हमेशा से इस अंडरवर्ल्ड का और ज़िक्र जो है ना इस तरह के अल्फाज या शह सुर्खियों को जो है ना वो अखबारात की ज़ीनत बना रहा है। जहाँ पे भी अंडरवर्ल्ड, जहाँ पे भी टॉप 10 का, तो फौरी तौर पे माफिया और क्रिमिनल्स का जो है ना ध्यान आपकी तरफ आ जाता है। अब नाज़रीन होता क्या है कि ये लोग चूँकि ज़िंदा थे और अखबारात ने इनको जिस वक्त ख़बरें अखबार में ये टॉप 10 छपा था पहली दफ़ा, जिसमें मनादर शाह वीदियाँ, हनीफ़ा, उसका भाई शफीक बाबा, आतफ़ चौधरी, उसमें पोला सनयारा, हमायूं गुज्जर, ये तमाम अफराद जो थे ना उस वक्त पुलिस को वांटेड थे। अखबार ने और क्राइम रिपोर्टर ने या किसी भी शख्स ने जो ये रिपोर्ट तैयार की थी और ये टॉप 10 का एक जो है फ्रंट पेज पे बॉक्स बना था और उसमें ये अफराद की तस्वीरें और इनके नाम लिखे गए थे। उस वक्त ये सब अफराद जो थे ना वांटेड थे। और आज जब मैं इन सब का मुश्तरका तौर पे जिक्र करने लगा हूँ तो कबल अज़ वक्त जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि नाक़िस हिकमत अमली और वक्त का तयन ना करना, इन दो चीज़ों की वजह से वो आज भरी जवानी में दुनिया छोड़ के चले गए और आज इनको मरे हुए भी 15 से 20 साल हो चुके हैं और ये तारीख़ और दास्तानों का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन आज इन सब को, बल्कि इनके बाद भी कई ऐसे अफराद जो इसी अंडरवर्ल्ड और इन्हीं लोगों की जो पुश्त पनाही पे आके और लाहौर शहर में पता नहीं राज करने चले थे, वो भी सब मनो मिट्टी तले चले गए हैं। क्योंकि 20 साल के अरसे में कितने अफराद पुलिस मुकाबलों में मर गए, दुश्मनदारों के हाथों कत्ल हो गए, दुश्मनियों की भीड़ चढ़ गए, किसी भी तरह से जो है ना मौत की आगोश में जाकर सो गए। तो नाज़रीन आप ये देखें, फिर इस वक्त जो मुआवजा करना इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा आसान होगा। क्या या कौन सा ऐसा वायरस था जो इन सब में मुतरादफ था और कौन सी ऐसी बात थी जो इनकी मौत का कबल अज़ वक्त मौजब बनी। मैंने आपके लिए जो ये टॉप 10 इन अफराद का आपके लिए तैयार किया है, इसमें मैंने इनकी तरतीब कि किसको मैंने 10 नंबर पे, किसको मैंने 9 नंबर पे, किसको मैंने 8 नंबर पे, या इस तरह से मैंने इनकी सीक्वेंस बनाई है। तो ये क्या वजह थी कि ये जुर्म की दुनिया में कोई 8 नंबर पे आ गया, कोई 5 पे आ गया, तो ये 1 पे कौन आ गया और 10 पे जो आया वो क्यों 10 नंबर पे आ गया। इनकी नाकस जो प्लानिंग है इनका मैं बगौर आपके सामने मुशाहिदा करने लगा हूँ। और कमेंट बॉक्स में आगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने इन अफराद के बारे में जो बातें और जो इबरतनाक अंजाम आपको सुनाए हैं, आपने उससे क्या नतीजा लिया। तो आज मेरे इस प्रोग्राम में जो नंबर 10 है, इसका नाम था रईस टैंकी। रईस टैंकी जो था ये जमायत इस्लामी का स्टूडेंट था और जमीयत में इसकी एंट्री, जब भी इसका नाम आएगा या लोग इसका जिक्र करेंगे तो यही बात होगी कि रईस टैंकी जो था जमायत इस्लामी का एक स्टूडेंट था और गन कल्चर और जो पिस्टल का तारुफ और स्टेन गन का इंट्रोडक्शन जो था उस ज़माने में, जिस वक्त की मैं आपको बात सुना रहा हूँ, तो ये जो दौर था रईस टैंकी को अगर ये कहा जाए कि स्टूडेंट्स में गन पॉइंट को इंट्रोडक्शन करवाने वाला रईस टैंकी था, तो ये बात गलत नहीं होगी। रईस टैंकी ने नवाज़ खान को कत्ल किया। रईस टैंकी ने, लोग ये बताते हैं और ज़राए से आज तक इस बात को मैं जो यही कन्फर्म है जो आप तक पहुंचाने लगा हूँ कि एक स्टूडेंट था राना ज़िया, रईस टैंकी ने उसको रमज़ान के महीने में एमए कॉलेज के अंदर पकड़ के उसका रोज़ा इस तरह से तोड़वाया कि वो मैं ऑन एयर मुनासिब नहीं समझता हूँ। दोनों अफराद दुनिया में नहीं हैं। मैं तो ये कहूँगा अल्लाह ताला इनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ करे और जन्नत में इनको आला से आला मुकाम दे। मासूमियत में सब इसी तरह काम करके दुश्मनी लोगों के साथ तो आज दुनिया में नहीं है। राना ज़िया को जो है ना इसने उसका रोज़ा तोड़वा दिया और इसका अहद किया था कुछ चंद तालिब इल्मों ने कि हम इसका बदला जो है ना रईस टैंकी से लेंगे।
اس کے بعد رئیس ٹینکی جو ہے یہ بڑا گنڈا ٹائپ آدمی تھا اور اسٹوڈنٹوں والا کوئی کام اس کی بظاہر کردار کے اندر نظر نہیں آتا تھا. یہ دیکھتے ساری پہلا امپریشن کسی شخص کے ذہن میں بھی یہ جاتا تھا کہ یہ بدماش یا کرمنل ہے. ناظرین ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ رئیس ٹینکی جو ہے نا ہمارے شام نگر میں ایک برف خانہ تھا, وہاں پر یہ ٹیکس لینے کے لیے آتے ہیں عشرت بٹ, افتخار چودھری اور رئیس ٹینکی, اور وہ جو کارخانے والا تھا وہ شریف بھٹی صاحب جو آج انسپیکٹر کے عہدے پہ ہیں اور وہ میرا غالباً نیب نے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے. انہوں نے گات لگا کے جو ہے نا ان سب کو پکڑ لیا اور عشرت بٹ جو تھا اس پولیس مقابلے میں قتل ہو جاتا ہے. رئیس ٹینکی کے ہاتھ میں فائر لگتا ہے. اس کے بعد کچھ عرصہ بعد رئیس ٹینکی کے پاس کلاشنکوف ہے. میرا بھائی زاہد اس کا بڑا اچھا دوست تھا, اس کی وجہ سے کافی اور اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ اس کے پھڈے شروع ہو گئے. خیر اینڈ رئیس ٹینکی جو تھا یہ اپنے نشے میں دھت, حالانکہ اپنے گھر میں بھی اس کے باتھ روم تھا, کیا ضرورت پڑی تھی باہر آ کے حمام پہ نہانے کی. تو یہ اتنا لغرض اور اپنے آپ کو اتنا بہادر سمجھتا تھا کہ ایک حمام میں نہانے کے لیے آیا اور کپڑے وغیرہ سے اس کے دروازے پہ ٹانگے ہوئے ہیں. اتنے میں حیدر, غلام حیدر جو پی ایس ایف کا اسٹوڈنٹ تھا, اور ساتھ غلام قادر ٹونی جس کو ٹونی کمانڈو کے نام سے دنیا جانتی ہے, جس نے بشیر بٹ جس کا جیل روڈ پہ شو روم ہے اس کو بھی مرڈر اٹیمپٹ کی, اس کو بھی قتل, اس کے بھائیوں کو مارا اور بعد میں ان کے ہاتھوں سے غالباً وہ قتل ہو گیا. تو یہ قادر سلطان ٹونی اور جو غلام حیدر تھے یہ جا کے اس حمام کے اندر رئیس ٹینکی کو ننگے بطن جو ہے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیتے ہیں. اور رئیس ٹینکی جو تھا نا ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ ناقص پلاننگ, اور عمر جو تھی رئیس ٹینکی کی میرے اندازے کے مطابق 25 یا 26 سال تھی. اور رئیس ٹینکی جو تھا یہ کرشن نگر کے علاقے میں, آپ آج بھی جا کے اگر اس کا نام لیں تو لوگ سہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ جینون بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ رئیس ٹینکی کا وے آف ٹاک جو زندگی کا لائف سٹائل تھا بالکل بدماشوں کی طرح تھا, اسٹوڈنٹ کسی طرف سے ہی نہیں لگتا تھا. خیر ناظرین اس کو میں اس لیے 10 نمبر پہ لے ہوں کہ ناقص جو ہے نا اسے زندگی میں پتہ نہیں کیا اس کا پلان تھا, اور اپنے گھر کے افراد کے لیے, اپنے بیٹوں بچوں بھتیجوں کے لیے یہ کوئی ایسی چیز دنیا پہ نہیں چھوڑ کے گیا جو لوگ دکھائیں اور کہیں کہ یہ رئیس ٹینکی بنا گیا. تو کیا فائدہ ہوا ان کاموں کا. اب اس پروگرام میں نمبر 9 پہ میں لے کے آؤں, یہ دیکھیں پیچھے تصویر ہے جی رئیس کالیا. رئیس کالیا جو تھا بڑا دلیر تھا. جب بھی اسٹوڈنٹس لاہور شہر کے ان کی تاریخ لکھی جائے گی اور ایم اے او کالج کا ذکر آئے گا تو یہ وہ نام ہے جو بربریت, چنگیزیت اور ظلم کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا. رئیس ٹینکی کے بارے میں لوگ علیحدہ چہم گوئیاں کرتے ہیں. تقریباً زیادہ تر کا نظریہ اس کے بارے میں ایسے ہے کہ جیسے وہ جنونی آدمی تھا اور قتل کرنا شاید اس کا کوئی پیشہ تھا, لیکن اس طرح نہیں تھا. میں ذاتی طور پر اس کو جانتا ہوں. وہ ٹھیک ہے کہ اس کا پولیس والوں کے ساتھ کچھ چند ایسے انکاؤنٹر ہوئے جس کی وجہ سے وہ ہٹ لسٹ پہ آ گیا, لیکن وہ اتنا ظالم اور اتنا جابر نہیں تھا. میں جتنے افراد کا ذکر کر رہا ہوں نمبر 10 رئیس ٹینکی سے لے کے اور جو نمبر 1 ہوگا, ان سب افراد کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. میں ان کو ملا ہوں اور میرا ان کے ساتھ تعلق تھا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اپنے پروگرامز میں میرے پاس جو انفارمیشن ہونی ہے میں نے آپ سے وہی شیئر کرنی ہے. میں نے یہ سوچا کہ میں ان 10 افراد کو آپ کے سامنے رکھ کے ایک کٹہرے میں کھڑا کروں اور ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاؤں, اور جو باتیں ان کے پروگرامز میں مجھ سے مس ہو گئی ہیں آج میں وہ بھی کلیئر کر دوں. تو اس لیے میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب ناظرین یہ نمبر 8 جو ہے نا, یہاں پہ تصویر پیچھے ہے عابد چودھری کی. عابد چودھری جو تھا یہ ایک بڑا بہادر, نڈر اور پیروی والا, یعنی کہ اس کا بھائی جو بڑے بھائی اعظم جو تھے وہ اس کی پیروی کرتے تھے, اور یہ وہ نہیں تھا دوسرے افراد کی طرح جو لاوارث ہو یا جس کے آگے پیچھے کوئی اس کی پیروی کرنے والا نہ ہو. عابد چودھری کا جو بھائی تھے جو چودھری اعظم, وہ بڑے ٹھیک ٹھاک, مزنگ کی حدود میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس خاندان کو عابد چودھری کی جوانی سے پہلے نہ جانتا ہو. ان کے والد صاحب کا سیاسی کیریئر تھا. عابد چودھری بہت بہادر تھا, لیکن یہ 8 نمبر پہ کیوں آیا؟ یہ 8 نمبر پہ ناظرین اس لیے آیا کہ عابد چودھری نے سارے ملک کے ساتھ دشمنی ڈال لی تھی. ایک اسٹوڈنٹ ایم اے کالج کا صدر ہونے کے ناطے اس کا یہ کام بنتا تھا کہ وہ اپنے ایریے اور اپنی جیوسڈکشن کی حد تک رہتا. عابد چودھری نے ارشد امین سے پنگا لے لیا, اس کے ساتھ دشمنی روج پہ, اور کئی ایسے اشخاص جن کے ساتھ عابد چودھری کا جو ہے کہ بھتہ وغیرہ یا قبضہ وہ پہاڑ روڈ پہ جو بیڈن روڈ پہ پپو تیلی وغیرہ کے ساتھ, اس کے علاوہ وہ جو پپو لمبا کے ساتھ ان کی فائرنگ ہوئی. تو اس طرح اور بڑی جگہ عابد چودھری کی جو دشمنی پڑ چکی تھی. تو ان ساری چیزوں کا کیا ہوا ہے ناظرین, جب دشمن اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس کے جو مخالف ہیں وہ اکیلا ہو کر اس سے لڑنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے خلاف سازش کرتے ہیں. اور سازش کون کرتا ہے؟ وہ لوگ جو آگے کچھ کرنے کی کیپیسٹی یا جن کے پاس کوئی افراد موجود ہوتے ہیں. تو یہ سازش
आबद चौधरी की मौत का मौजब बन गई। आबद चौधरी के कत्ल में कई ऐसे शकूक व शुबहात हैं कि लोग कहते हैं किसी ने झंडी दिखाई, कोई कहते हैं कोई बंदा पीछे खड़ा था, कोई इस तरह। लेकिन आबद चौधरी को कत्ल, उसकी वो मैं आपको जो बातें बताता हूँ कि 25 से 24 साल, तो ये आबद चौधरी की भी यकीनन उम्र जो थी ये 24 से 25 साल थी, शायद इससे साल 2 साल ज़्यादा हो। तो देखें इसका जो नशा, ताकत का जो इसको अभाम था कि मैं पता नहीं सारे लाहौर शहर पर राज कर लूँगा, वो पूरा ना हो सका। और ये भी अपनी भरी जवानी में मनो मिट्टी तले जाकर मौत की आगोश में सो गया। ये लड़का, इसका नाम असद प्रिंस है, और आजकल का नौजवान जो है ना इसके प्रोग्राम्स देख के से बहुत ज़्यादा जो है इंस्पायर होता है, इसकी ड्रेसिंग वगैरह से, इसकी खूबसूरती से और इन चीज़ों से। आप ये देखें नाज़रीन, ये मेरे छोटे भाइयों की तरह था, और इसको मैंने इसका MA कॉलेज में दाखिला मैंने करवाया था। और ये राना इम्तियाज़ साहब मेरे भाई हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे। ये राना इम्तियाज़ साहब की तस्वीर पीछे चल रही है। तो आप ये देखेंगे इस नौजवान लड़के ने 2 साल के अंदर वो काम कर दिए हैं जो ये बाकी जो 10 नंबर से शुरू हैं और इस तक आने तक वो अफराद काम नहीं कर सके जो ये कर गए। पौने 2 साल के अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों के कत्ल, पप्पू तेली जैसे जो डेरेदार, कमसई का जुआ करवाने वाले, और बीडन रोड पे इनका, बल्कि लाहौर शहर में इनका भार कोई नहीं उठाता था, बड़े बड़े इश्तिहारी, चंगेज़ शाह और इस तरह के लोग अफराद इनके साथ, उनकी सलाम दुआएं थी। असलम साई, रऊफ़ डोगर, ये उस दौर की बातें हैं। तो पुलिस सारे लाहौर से मंत्री लेती थी, ऐसे बंदे पे अंधाधुंध फायरिंग, स्टेट बैंक पे गोडे ज़मीन पर रख के और क्लाशनकोफ के ब्रस्ट मार देना, इन सब बहादुरी के कारनामों और किस्सों की वजह से मैं इसको नंबर 7 पे ले आया हूँ। लेकिन नंबर 7 पे आने वाला जो ये असद प्रिंस था, जहाँ मैं आपको इसकी बहादुरी की बात सुना रहा हूँ, वहाँ पर मैं साथ आपको ये भी बताता हूँ कि क्या उसकी यही प्लानिंग, उसके ये दोस्त जो उसको अपने इन इलीगल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करते थे, क्या उसको ज़िंदगी दे सके, उसकी मौत का टाइम गुजार सके, या मौत से जो उसका खिलवाड़ चल रहा था, रोज़ वो जीता था, रोज़ वो मरता था, हेडमनी वाला वो बन चुका हुआ था। पुलिस के बहुत अफसरान, बड़े बड़े अफसरान को इसका टास्क दिया गया था कि किसी भी हाल में जो है ना इस गैंग को ख़त्म कर दें, ये जो आतिफ चौधरी और असद प्रिंस वगैरह का। तो नादरीन, आज आप देखेंगे असद प्रिंस की इस जो बहादुरी और दिलेरी की वजह से वो इस दुनिया में कुछ अपना बना के नहीं छोड़ गया, और उसके घर के तमाम अफराद आज बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए हैं और गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि लोग उनके भाई को ये नहीं कहते कि वो कोई दुश्मनदार था, क्योंकि उसकी तो दुश्मनी किसी के साथ थी नहीं। लोग उसके भाई को हमेशा सोशल मीडिया पे जितने भी प्रोग्राम्स में असद प्रिंस का जिक्र हुआ है, उसे शूटर और गैंगस्टर और आतिफ चौधरी का दस्ते रास्त कह के ही लोगों ने बुलाया। तो मुझे ये बताइए, फ़ख्र की बात है, कहाँ गया वो असद प्रिंस? उसकी बहादुरी यही, वो बॉर्डरों पे जाकर लड़ता, महकमे पुलिस में आ जाता, कुछ और कर लेता, लेकिन खुदा को जो मंजूर होता है होके वही रहता है। और ये इंसान के काम होते हैं जो कबल अज़ वक्त मौत की तरफ ले जाते हैं। अब ये नंबर 6 पे क्यों है? असद प्रिंस बहादुर था, वो 7 पे, और ये 6 पे। ये 6 पे इसलिए कि ये उसका रिंग लीडर था और आतिफ चौधरी एक ब्रांड था। ये नंबर 6 पे इसलिए कि असद प्रिंस का जब भी नाम आएगा तो आतिफ चौधरी के नाम के साथ इसका नाम मंसूब किया जाएगा। वो इससे इसका बड़ा था, इसका सरगुना था, इसका बॉस था, बड़े भाइयों की तरह था, इसलिए वो नंबर 6 पे है। लेकिन ये भी टॉप 10 के बुरे नामों के अंदर इसका नाम आतिफ चौधरी का क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये आउटसाइडर था और डकैत था। इसका वालिद गरीब आदमी था, किताबों का काम करता था, 2 इसकी वालदें थी, माँ का इसको प्यार नहीं मिला था। गोगी बटनी जो सब्ज़ादार वाली, जिनका सियासत से भी काफ़ी लगाव है, उनके बारे में लोग 2 तरह की सोच रखते हैं। इनको उसने अपनी वालदा बना रखा था। आमर भट्ट वगैरह, आगा नवीद, असद प्रिंस, नदीम पोपा, ये सब इसके दस्ते राज से, पिचीहान वगैरह से इसकी दुश्मनी थी, अरशद मीन से इसकी दुश्मनी थी, आबद चौधरी के मुखालफिन जितने भी थे उसके साथ इसने पूरा सिंह बसाया हुआ था। खारी बलोच के कत्ल में उनके मुखालफिन पे ये फायरिंगें करता था, और ये कत्लों में और पुलिस मुकाबलों में हेडमनी वाला मुलजम बन के लाहौर पुलिस को मतलूब था। ड्यूटी फ्री शॉप के ऊपर इसने पुलिस ऑफिसर को धमकी देकर बुलाया, वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर पहुँच गया और आतिफ चौधरी भी वहाँ पर पहुँच गया, उनके आमने सामने फायरिंग हुई। जब नया अखबार में दोपहर को अखबारात ही ऐसी खबरों से बिकते हों कि आतिफ चौधरी का एक और पुलिस मुकाबला, तो फिर अखबारात इन लोगों को ज़्यादा उछालना शुरू हो गए। इस तरह से ये टॉप 10 और ये क्रिमिनल्स प्रमोट होना शुरू हो गए। जराइम की खबरें बढ़ के लगाई गई और बच्चों को एक मैसेज गलत दिया गया, जिसकी वजह से मेरा नौजवान पटरी से उखड़ता गया। और वो इन चीज़ों को, इन खबरों को देखता था कि इन लोगों को इतनी कवरेज मिलती है, वो इस काम को बड़ा अच्छा समझता था कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, बदमाशी करो और अखबारात में बड़ा नाम ले लो। इसीलिए मैं इन चीज़ों की जो है मुझे नफरत है कि मैं ऐसी बात मत करूँ कि जो अनारकी या इंतशार फैलाए माशरे में। अब आतिफ चौधरी का क्या अंजाम हुआ?
आतिफ चौधरी ने अपने दोस्त असद प्रिंस का बदला लिया, दास्तान रकम की। आतिफ चौधरी ने खालिद हीरे को जनरल अस्पताल में छोड़ा, ना कि रास्ते में एक और फायर मार देता कि यार ये मुद्दा ही साथ है मार दो। उसने इसको हॉस्पिटल के आगे छोड़ा, हालांकि उसके ऊपर एडमनी थी। दोस्तों के हक में बहुत बेहतर था, उसके दोस्तों ने मेरे ऊपर तनकीद भी की है, लेकिन साथ उन्होंने मुझे सलाह है कि यार तुमने बात सच की है, क्योंकि मैं आपको मैसेज सही देना चाहता हूँ। झूठ तो बोला ही नहीं जाता, कैसे बोल लो अब इस प्लेटफॉर्म पे आगे। आप ही ने मुझे तराश के खराश के आज इस काबिल कर दिया होगा, मेरे अल्फाज पे मेरी इतनी गिरफ्त होती है कि अगर कोई गलत लफ्ज़ मुँह से निकलने भी लगे तो यकीन करें मेरी ज़ुबान उस लफ्ज़ का साथ नहीं देती। ये सब आप भाइयों की मोहब्बत और आपकी रहनुमाई का नतीजा है। आतिफ चौधरी भी अपनी गलत प्लानिंग की वजह से जो है ना, टीना नामी लड़की, अब ये जो असद प्रिंस था इसकी आसमा की वजह से रिवाज गार्डन में लड़ाई हुई, बाकी जो थे वो भी उनकी लड़कियों, जो फ्रेंड्स, जो उनकी दोस्तें थी। आतिफ चौधरी टीना के कहने पे पेशावर शहर में आया और वहाँ पर खासादार की गोली लगने से वो ज़ख्मी होता है। और उसके बाद अरशद अमीन पहले वो वट्टू साहब को कहता है, वट्टू साहब कहते हैं मैं वज़ीर आला हूँ। ये चूँकि इतना इंटरनेशनल केस था, आतिफ चौधरी को जो है वो गवर्नर के हुक्म के बगैर नहीं भेज सकते थे। फिर अरशद अमीन ने हामिद नासिर चट्टा साहब को कहा, उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कहा कि गवर्नर सरहद को कहा, जिसकी वजह से गवर्नर सरहद ने जिंदा पंजाब पुलिस को दे दिया। राना मुनीर और उसके अलावा वो जो असलम साई, उसके अलावा अख्तर पलवान, ये 3 इंस्पेक्टर पेशावर से उसे लाहौर लाए और लाकर लोग ज़्यादातर ये कहते हैं जैली पुलिस मुकाबले में मार दिया। क्यों मार दिया भाई? वो इस वजह से मार दिया कि वक्त से ज़्यादा तेज़ चला है। अखबारात ने जो है अपने मफादात के लिए इन क्रिमिनल को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, सुर्खियों की ज़ीनत बना दिया, जिसकी वजह से पुलिस को इनको मारना ही था। ख्वाह कुछ भी हो जाता, ये लोग ज़िंदगी की बाजी नहीं जीत सकते थे। पुलिस को खुले चैलेंज करने, लैंग्वेज सेंटर में बता लेना और पैसे वापस लेना, सुलह के। असद प्रिंस सिर्फ उस सुलह के पैसों के लिए कत्ल हुआ है जो उसने 307 करके प्रिंसिपल को दिए थे। तो आप नाज़रीन यकीन करें, वो 1.25 लाख वापस लेने गया है। इतना बड़ा गैंग, इतना ताकतवर गैंग 1.25 लाख रुपए लेने गया और असद प्रिंस कत्ल हो गया। और वहाँ से बाद में आतिफ चौधरी बदला लेने गया, रिवाजगढ़ में हवालदार मार दिया। तो इस तरह की सारी बातें, आतिफ चौधरी मर गया। ये इसलिए नंबर 6 पे था।